नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। नोटबंदी को लेकर एक तरफ राजनीतिक दल मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बैंकों के सामने लगी लंबी कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। महीने का आखिरी दिन है। 1 से 2 दिनों में प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना है। सवाल यह है कि जब वेतन वाले लोग बैंक के सामने खड़े होंगे तब उन हालातों से कैसे निपटा जाएगा। देश में न संसद चल रही है न एटीएम चल रहे हैं। बैंकों के बाहर जो लंबी कतार है वो भी चल नहीं पा रही है, सरक पा रही है। बैंक अपने ग्राहकों को पैसा देने में सक्षम नहीं है क्योंकि नोट नहीं है। नोटबंदी का असली असर अब देखने वाला होगा जब सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी। उनकी सैलरी आएगी, सैलरी बंटने की तारीख नजदीक है। 1-2 दिन में सबकी सैलरी आ जाएगी। बैंकों में पहले से ही कैश की कमी है, लंबी कतार है, एटीएम पहले से खाली पड़े हुए हैं और इन 2 से 3 दिनों में लाखों लोगों की सैलरी जब उनके अकाउंट में आएगी तो वो भी बैंक पहुंचेंगे, वो भी एटीएम के सामने पहुंचेंगे क्योंकि महीने के शुरुआती दिनों में ही पैसों की ज्यादा जरूरत होती है। दिक्कत हमें सबसे बड़ी यही है कि जो यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है विरोधिता कर रहा है, उनको जो जान पहचान समझो या कुछ भी है मतलब अंदर कर लेकर विदाउट लाइन के, और लाइन वाले लोग जो हैं वो पहले से लगे हुए हैं। आपके सामने है कानपुर। आराम से महिलाएं बैठ गई हैं, लाइन चल नहीं रही है, काफी देर तक खड़ी रही होंगी, बैठ गई होंगी। इलाहाबाद, ये सिंबल मुस्कुरा रहा है, आम आदमी परेशान है। अलीगढ़, ये जरा लाइन देख लीजिए कितनी लंबी है। कासगंज, रेलवे प्लेटफॉर्म जैसी तस्वीर दिख रही है वहां एटीएम के बाहर। गाजियाबाद दिल्ली में भी बुरा हाल है। और मथुरा। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये उत्तर प्रदेश की ही तस्वीरें हैं। अब जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि भाई स्थिति सामान्य होती जा रही है, वो बताएं कि क्या ये तस्वीरें उनके दावों पर हमला नहीं है, प्रहार नहीं है, उनके दावों को ये तस्वीरें झुठला नहीं रही हैं क्या? ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पैसे निकालने हैं, नोट बदलने हैं, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, किसी को मकान का किराया देना है, स्कूल की फी देनी है। अब 1-2 दिन में सबकी सैलरी आएगी। महीने का जो पहला हफ्ता होता है इसमें सबसे ज्यादा निकासी होती है, सैलरी मद से सबसे ज्यादा निकासी होती है। कर्मचारी पैसे निकालते हैं, महीने भर का सामान खरीदते हैं, मकान मालिक को किराया देते हैं, दूध वाले को पैसा देते हैं, अखबार वाले को पैसा देते हैं, कैब वाले को पैसा देते हैं, अपने डीटीएच वाले को पैसा देते हैं, वगैरह 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 बहुत कुछ करना होता है। अब दूध वाला वो प्लास्टिक मनी, बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है आजकल अखबारों में प्लास्टिक मनी। दूध वाला लेता नहीं है, सब्जी वाला भी नहीं लेता है, अखबार वाला भी नहीं लेता है, स्कूल कैब वाला भी वो प्लास्टिक मनी टाइप के किसी वर्ड से परिचित नहीं है। मुश्किल ये है। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ कानपुर के जाने माने व्यापारी कमल कुमार श्रीवास्तव जी हैं। स्वागत है आपका कमल जी। और ओरिएंटल बैंक के मुख्य प्रबंधक जगदीश सिहाग जी हैं। जगदीश जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ थोड़ी देर में राकेश भान जी जुड़ेंगे, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, हमारे दिल्ली स्टूडियो से जुड़ेंगे। नाहिद अकील हमारे साथ जुड़ेंगी। राकेश भान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हमारे दिल्ली स्टूडियो से। राकेश भान जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप ही से शुरू करते हैं। भान साहब, किन मकसद से नोटबंदी की गई, क्या उद्देश्य रहा, ये बात का मसला है। अब मुश्किल ये है कि महीने का आखिरी दिन है, लोगों की सैलरी आएगी, सबसे ज्यादा निकासी पहले हफ्ते में होती है छोटी छोटी जरूरतों के लिए। दूध वाले को पैसा देना है, वो प्लास्टिक मनी नहीं लेगा। अखबार वाले को पैसा देना है, वो प्लास्टिक मनी नाम की चीज से वाकिफ ही नहीं है, उसे नहीं मालूम प्लास्टिक मनी क्या होता है। ये जो वर्ड बड़े बड़े अक्षरों में अखबारों में आजकल छप रहा है, वो नहीं जानता है। सब्जी वाला नहीं जानता है। घर में जो काम करती हैं
झाड़ू पोछा का या बर्तन धोने का वो नहीं जानती हैं कि प्लास्टिक मनी क्या होता है। स्कूल कैब वाला भी नहीं जानता है सर। अब जो मुश्किल आनी है 29, 30, 1, 2 मतलब अब 10 तारीख तक एक बड़ी चुनौती देश के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे के लोगों के सामने आ रही है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो आप चुनौतियों की बात कर रहे हैं, ये केवल 10 दिन की चुनौती नहीं है, ये अगले 4 महीने तक चुनौती रहेगी आपके पास जी। ये हाँ सर बोलिए। क्योंकि जो 15 लाख करोड़ जो करेंसी निकाली गई है जी, वो अप्रैल महीने से पहले ये इसका रिप्लेनिशमेंट नहीं होगा। अगर आपको कोई सरकारी अफसर बोल रहा है कि पैसे हैं, अभी तो वो छपे भी नहीं है, आपको झूठ बोल रहे हैं जी। और जो आ रहे हैं उसमें भी पूरी तरीके से कोई नोट एटीएम में नहीं आ रहा है या बैंक में धांधलेबाजी हो रही है, पब्लिक तक वो पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये जो परेशानी है ये केवल शॉर्ट टर्म परेशानी नहीं है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म है जी। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये जो सरकार ने बात की है, कोई भी अगर 12वीं क्लास का इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है वो भी जानता है कि अगर 86% आप अपना एकदम करेंसी हटा देंगे तो आपका रिसेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा इकोनॉमी में जी। तो देखिए, अगले 6 महीने में हिंदुस्तान में कम से कम 5 लाख से लेकर 15 लाख छोटी बिजनेसेस बंद हो जाएंगी। उसके कारण आपका अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी बढ़ जाएगी जी। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खराब होगी जी। ये सरकार को सोचना चाहिए था। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक आर्थिक स्थिति हमारे मुल्क की ठीक चल रही थी, ये हमने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। हमने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं यहां किसी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं। जी जी, निश्चित तौर पर आप पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहे हैं। राकेश भान जी आर्थिक विशेषज्ञ हैं, आपके पास हम आएंगे। जगदीश सिहाल जी, क्या तैयारी है बैंकों की, कैसे निपटेंगे आप जब हम, हमारे तमाम सहयोगी और हम जैसे न जाने लाखों लोग बैंक के सामने खड़े होंगे, क्योंकि 1-2 दिन बाद हमारी सैलरी आपके बैंक पहुंच जाएगी, हमें पैसों की जरूरत होगी और अब उस क्यू में हम भी खड़े होंगे। नो डाउट प्रॉब्लम आएंगी। प्रधानमंत्री जी ने 8 तारीख को ही अपने संबोधन में कहा था कि 50 दिन प्रॉब्लम आएंगी। 8 तारीख के बाद फिर वो इधर आया, उसके 8 दिन बाद तो यूपी में एक रैली की, फिर 50 दिन मांगी। 50 दिन वो एक्सटेंड होता जा रहा है। तो वो 50 दिन 8 नवंबर से और 30 दिसंबर तक वो ही 50 दिन है। अच्छा अच्छा। 50 दिन यदि हमें देश से काला धन बाहर निकालना है तो समस्याएं तो हमें सबको साथ मिलकर फेस करनी होंगी। अच्छा। या तो इकोनॉमी ऐसे ही चलती रही जो पहले चलती रही थी। अच्छा। गरीब गरीब रहे, ज्यादा पैसे वाला ज्यादा पैसे वाला, गरीब अमीर हो जाएगा। ऐसे है कि गरीब अमीर नहीं होगा। हाँ। कुछ महंगाई कम होगी। अच्छा। कुछ जब पैसा बाहर आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा होगा। फिलहाल तो महंगाई बढ़ती दिख रही है। वो इकोनॉमी ये शॉर्ट टर्म में अभी क्योंकि कैश करंस है, हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये देश के लिए बहुत फायदेमंद होने जा रहा है। अच्छा। आपने जहां तक नहीं, कैसे फायदेमंद होगा ये तो बताइए। देखिए, ये सिर्फ कह देना कि फायदेमंद होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है? जब ब्लैक मनी बाहर आएगा, हाँ जी, वो गवर्नमेंट के पास पैसा सरप्लस होगा। हाँ। वो लोगों की भलाई के लिए काम में लगाया जाएगा। हाँ। तो इससे पब्लिक का ही भला गवर्नमेंट के होगा। पास पैसा कब कम था ये बताइए। विजय माल्या को देने के वक्त तो गवर्नमेंट के पास काफी पैसा था जी, कम कब था ये बताइए। जो एनपीए होते गए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसे एनपीए किए गए, तब तो सरकार के पास पैसा था, कम तो नहीं था। नहीं, ये कम तब क्यों नहीं महंगाई कम हो गई, तब क्यों नहीं गरीब अमीर हो गए? अब हम कैसे मान लें कि ये गरीब अमीर हो जाएंगे? देखिए, नंबर 1 तो ये पैसा सरकार ने विजय माल्या या दूसरे उद्योगपतियों को नहीं दिया, बैंकों ने दिया। बैंकों ने दिया। बैंकों में पब्लिक का डिपॉजिट होता है। हाँ। उसी से बैंक लोन देते हैं। हाँ। बैंक काम करने के लिए देते हैं, उसमें कुछ एनपीए भी हो जाते हैं। हाँ। कुछ विलफुल भी हो जाते हैं और कुछ नहीं, वैसे किसी भी हो किसान जाते का हैं। तो एनपीए नहीं होता है, उसका तो चौकट आप लोग निकाल लाएंगे, खिड़की निकाल लाएंगे। नहीं, किसान का भी उसको एनपीए होता तो है। तब तक आप लोग टॉर्चर करेंगे जब तक वो पेड़ से लटक न जाए अपने ही खेत में। नहीं, टॉर्चर है बैंक कभी किसी को नहीं करते, ना क्या बात किसान को करते हैं ना उद्योगपति को लटक करते हैं। जाते हैं बेचारे। वो माल्या की तरफ थोड़े ही फरारी से घूम रहे होते हैं। ऐसे मालिक की रिकवरी के लिए जाते हैं तो कुछ भावुक भी हो सकते हैं,
बाकी बैंक के कभी भी रिकवरी के लिए आपने कभी न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा होगा, आपने भी नहीं देखा होगा कि बैंकों ने कभी रिकवरी नहीं के नहीं, लिए आप मुझे बताइए कोई माल्या कभी पेड़ पर लटका क्या लोन की वजह से? मैं सिर्फ विजय माल्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन तमाम अमीर लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने हजारों खरब रुपए डकार रखे हैं इस मुल्क के। कोई लटका है क्या? ऐसे है जी, उनका पैसा भी गवर्नमेंट सरफासी के थ्रू या कोर्ट के थ्रू धीरे धीरे पैसा तो उनको भी निकालना पड़ेगा, पैसा तो उनको भी देना पड़ेगा। अच्छा, देना पड़ेगा। चलिए उस दिन का इंतजार रहेगा, लेकिन मैं इस तरह से ये सहमत नहीं नहीं हो पाया कि गरीबी कैसे इससे कम हो जाएगी, मैं नहीं समझ पाया। आपके पास हम आएंगे। कमल कुमार श्रीवास्तव जी, आप व्यापारी हैं, क्या असर पड़ा है व्यापार पर इसका? अभी व्यापार पर असर इसका पड़ा है, मगर उस असर को हम लोग झेल रहे हैं। आज भी हम लोग उस असर को झेल रहे हैं कि व्यापार पे असर पड़ा हुआ है। मगर आने वाला समय हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बाजार में आज व्यापार एकदम से डाउन हुआ है, आने वाले समय में 2 महीने या 3 महीने में हमारे लोगों की सोच अपनी ये है कि व्यापार एकदम से हमारा इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? इंक्रीज यूं करेगा कि आज मार्केट में पैसा नहीं है, पैसा हम लोग आने का ही इंतजार कर रहे हैं। आज सरकार के हिसाब से पैसा मार्केट में पैसे का फ्लो भी नहीं है। ठीक है, मैं इसको ऐसे समझ रहा हूं कमल जी, जैसे मान लीजिए आप किस चीज का व्यवसाय करते हैं? हमारा कपड़े का व्यापार है। कपड़े का व्यापार है, हमें अभी शर्ट खरीदनी है, हमारे पास पैसे नहीं है तो हमने शर्ट नहीं खरीदी। 2 महीने बाद जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम एक की जगह 2 शर्ट खरीद लेंगे, यही करेंगे। मतलब आपका व्यापार अगर इंक्रीज भी करेगा तो वो कुछ दिनों के लिए करेगा, महीने 2 महीने ये होड़ रहेगी, उसके बाद फिर वो सामान्य हो जाएगा जैसे पहले चलता था। मैं इसको ऐसे समझना चाह रहा हूं कि इससे बाजार को क्या फायदा होना है, आम आदमी को क्या फायदा होना है। आपका तो जो अभी नुकसान हुआ है उसकी बस भरपाई हो जाएगी, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। नहीं, आने वाले समय अगर व्यापार इंक्रीज करता है हम लोगों का तो फायदा हम लोगों को मिलने वाला है इससे। वही मैं कह रहा हूं ना कि मान लीजिए अभी हमने जो शर्ट नहीं खरीदी, हम 2 महीने बाद वही शर्ट खरीदेंगे, यही करेंगे ना। जब पैसे आएंगे हम एक की जगह 2 शर्ट खरीद लेंगे, लेकिन हम सालों भर तो नहीं 2-2 शर्ट खरीदते रहेंगे। इंक्रीज का मतलब क्या है? इंक्रीज का मतलब ये है कि आज पैसे, जैसे मार्केट से हमारे पैसा गायब है एकदम। हाँ, कहाँ गायब है? पैसा सारा बैंक में चला गया। मान लीजिए सारा पैसा बैंक में चला गया, हम लोग के पास पैसा नहीं है। व्यापारी के पास पैसा नहीं, व्यापारी के पास जो पैसा था उसने चेंज कराने की पैसा डाल दिया बैंक में, या पैसे की निकासी बैंक से नहीं है, नहीं एटीएम पैसे की निकासी नहीं। तो मतलब आपकी ये जो 2 महीने का आपका जो नुकसान है, इसकी भरपाई आने वाले 2 महीने में होगी, ये होगा? हमें लगता है कि इसकी भरपाई कम से कम 4 महीने में होगी। 4 महीने कम से कम, ठीक है। मैक्सिमम अगर करें तो 4 महीने में इसकी भरपाई पूरी तरीके से हो जाएगी। ना ही रखेंगे 4 महीने बाद भरपाई की बात ये है कि व्यापार, हम लोग ये सोचते हैं कि जब पैसा मार्केट में या व्यापारी के पास या कंज्यूमर के पास पैसा मार्केट में आ जाएगा, जैसे 500 नोट भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, हम लोग जैसे सोच, हमारी अपनी सोचिएगा 500 नोट अगर अवेलेबल हो जाए कंज्यूमर के पास तो हम लोग का व्यापार चालू हो जाए। नहीं वकील जी, हम आपके पास आएंगे। आप एक गृहिणी भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। घर में किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं? देखिए, महीने का आखिरी वक्त चल रहा है, इस वक्त तक राशन भी खत्म हो जाता है, चाय पत्ती चीनी की भी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, पैसे की क्या हालत है ये सब जानते हैं। अब क्या स्थिति होगी? 2-4 दिन बाद क्या हालत होगी घरों की? देखिए, ये बहुत बड़े दुख की बात है कि मैं गृहिणी वाला तो जवाब दूंगी, लेकिन इस मुल्क में पहली बार 8 तारीख को पूरा देश एक साथ भिखारी हो गया। अपना ही पैसा मांगने के लिए बैंकों के सामने भीख मांग रहा है। ये दुर्भाग्य है दुनिया के सामने। हिंदुस्तान की जो तस्वीर होती थी, आज हम भिखारियों की कतार में लग गए हैं। जहां तक गृहिणी की बात है, आप बताइए कि हर घर में एक बजट होता है, बजट के हिसाब से लोग अपने घर का मेडिकल पे खर्च का रखते हैं। आज सहालक का टाइम है, लोगों को हर दिन शादियों में न्योता देना होता है, कहीं जाना होता है, एक्स्ट्रा खरीदारी करनी होती है, लेकिन वो बजट हमारा जो था वो डबल हो रहा है। क्योंकि आदमी डर के मारे सोच रहा है कि एक हफ्ते का 24,000 निकाल लो, फिर आगे बैंक में लाइन लगानी पड़ेगी, मिले कि ना मिले। अब जब वो 2-2 हजार की नोट आ जाती है तो पहली दिक्कत यह आती है कि गृहिणियां जब जाती है सब्जी लेने, टूटा नहीं मिलता है जी। दूसरी दिक्कत यह है कि जब बड़े नोट एक बार टूटते हैं तो जल्दी खत्म हो जाते हैं तो हमारा पैसा तो ज्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन जो छोटे घरों की औरतें हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, आप उनके दर्द को सोचिए कि
हाँ, जो नहीं, उनका डर तो ये है, मैं आपको कहूँ नाहिद अकील जी, एक पल्ली तेल लेकर के मैं देश के उस सूबे से आता हूं जहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है। मैं बिहार का रहने वाला हूं मूलतः, और पलायन की पीड़ा हमने देखी है। प्रवासी मजदूरों का दर्द मैं समझता हूं। आज किसी भी ट्रेन में चले जाइए, सारे लोग बिहार लौट रहे हैं। मजदूर रोते गाते मजदूर हर ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह ठूसे आपको मिल जाएंगे। इनका रोजगार बंद हो गया है, इनको मजदूरी नहीं मिली है, इनको बस जैसे तैसे इनके घर जाने का पैसा इनका जो भी नियोक्ता है उसने इंतजाम करके दिया है कि तुम जाओ 2-4 महीने अभी वहीं निकालो, फिर आना तो मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा। कुछ मजदूरों से उसके बैंक अकाउंट नंबर लिए गए हैं कि जैसे इंतजाम होगा हम डाल देंगे। ये आलम है। मजदूरों का दर्द इस मुल्क में कभी नहीं समझा गया है। प्रवासी मजदूरों की पीड़ा सुनने की फुर्सत भी किसी को नहीं रही है। हमारे साथ एक दर्शक अभी जुड़े हैं, एके अग्रवाल गाजियाबाद से। एके अग्रवाल जी, स्वागत है आपका, बोलिए सर। सर, मैं कमल जी से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जरूर सर। तो ये शर्ट अब 100 रुपए की बेच रहे हैं, तो हमें बाद में कितने की मिलेगी जब इनका मार्केट ठीक हो जाएगा? कमल कुमार जी, जो शर्ट अभी आप 100 रुपए में बेच रहे हैं, जब मार्केट ठीक हो जाएगा तो शर्ट कितने की मिलेगी? यह आम आदमी से जुड़ा सवाल है, बताइए। हमारे हिसाब से मार्केट आगे के हिसाब से अगर शर्ट जो 100 रुपए की आज बिक रही है वो आगे आने के समय 80 रुपए की बिकेगी। क्यों? पैसे का फ्लो मार्केट बढ़ेगा ना। चलिए, पैसे का फ्लो जब बढ़े तो आप आइएगा जरा कानपुर, आप आइए कानपुर, और कमल श्रीवास्तव जी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। चलूंगा मैं भी, जरा देखता हूँ 100 रुपए की शर्ट 80 रुपए में क्या। भाई क्यों नहीं मिलेगी? चलिए, मिलेंगे सर, कमल जी से ही मिलेंगे, आपसे ही मिलेंगे। जरूर बिल्कुल 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 मिलिए, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया के अग्रवाल जी, के न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश भान जी के पास चलेंगे, दिल्ली स्टूडियो। राकेश भान जी, ₹68.72 डॉलर के मुकाबले रुपए की ये स्थिति है। मतलब $1, मतलब वहां का ₹1, $1 और हमारा ₹69। अब ये आलम हो गया है। इससे ज्यादा इसके पहले कभी रुपया गिरा था क्या, और रुपए के इतने गिरने का मतलब क्या होता है? देखिए, रुपए के गिरने का मतलब तो बहुत चीजें हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त ये है कि हमारी इकोनॉमी में जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनका विश्वास कम हो गया है। जो पहले था कि हिंदुस्तान एक फास्ट ट्रैक इकोनॉमी में चल रहा था, हमारी स्टेबल फाइनेंशियल पॉलिसी थी, स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी थी। एक झटके में 8 नवंबर को जो हुआ है उसने पूरे मुल्क दुनिया को बता दिया है कि भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी है इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता जी। और ये हमारे पहले एक बैंकर साहब ने कहा था कि इससे काला धन खत्म होगा। काला धन केवल कैश में नहीं रहता है, केवल 8% से भी कम या 6% के जो रिजर्व बैंक की अपने पुरानी रिपोर्ट्स हैं, 8% या 6% से कम काला धन कैश में होता है। हमने जो काला धन था उस पर अटैक करने के नाम पर पूरी इकोनॉमी पर अटैक कर दिया है। तो पूरे विश्व में ये है संकेत, हमने ये संदेश दिया है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो रिलायबल नहीं है, तो रुपए तो गिरेगा ही गिरेगा और हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स आनी थी उस पर भी बहुत असर पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमने अपनी इकोनॉमी जो ठीक चल रही थी उस पर खुद ही कुल्हाड़ा क्यों मारा। पूरे देश की इकोनॉमी पर हमला हो गया। आशु पंडित एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। आशु जी, स्वागत है आपका, बोलिए। अरे सर, हमारा ये पूछना है कि कंपनी में अभी तक का जो सैलरी मेरी अपनी अटकी हुई है, अभी तो सैलरी नहीं आई है, कैसे रोजी रोटी चलेगी? हम लोगों की इनसे पूछिए तो एक बार, जो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं आपके पास, इनसे ये पूछिए कि हमारी सैलरी जो अभी नहीं आ रही है तो हम सब काम धंधा कैसे चलाएंगे, कैसे अपनी रोटी और अपना पैसा कैसे चलाएं? हम लोग तो इतने तैयार नहीं कि हम लोग कर सके। आशु जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। देश की लाखों कंपनियों में इस वक्त आर्थिक संकट चल रहा है, लाखों कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं मिला है, मुश्किल आ रही है कंपनियों के सामने। लाखों मजदूर अब तक बेरोजगार हो चुके हैं, वो अपने गांवों को लौट चुके हैं। तो ये मुश्किलें आशु आ रही हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। मुश्किल तो है, आशु के साथ एक बड़ी मुश्किल है। कमल कुमार श्रीवास्तव जी, रुपया कमजोर हुआ है, ये 69 पर चला गया। अब इसका सीधा असर बाजार पर होता है। विदेशी निवेश बंद हो जाएगा फिलहाल, क्योंकि भारत का रुपया बहुत कमजोर हो गया है। वो डरेंगे, निवेश करने से डरेंगे।
क्रूड ऑयल की कीमत, हमारे देश में क्रूड ऑयल की कीमत तय होगी हमारे रुपए के वैल्यू पर। तो क्रूड ऑयल की कीमत अब हमारे लिए बढ़ेगी, भले वो बाकी दुनिया के लिए सस्ती हो। वो संभव है पाकिस्तान के लिए 31 रुपए ही हो, हमारे लिए वो 34 रुपए हो जाए, तो हमें उस मोर्चे पर अब नुकसान होना है। तो हमारी तो अर्थव्यवस्था बेपटरी हो जा रही है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, मगर कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ेगा। अब अगर हम कुछ खोना नहीं चाहते, हमें कुछ मिलेगा नहीं। आज अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे डिसीजन लिया है कि 8 तारीख को हम ये 500 का 1000 नोट पूरा कूड़ा हो गया, मान लिया मैंने, और आज जिस हिसाब से टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं कि रुपया जो है वो इस तरह से रुपया बर्बाद हो गया, सारा इस तरह सिस्टम सब पूरा बिगड़ गया हुआ है, तो अब ये जगह जगह से हर आदमी की सोच अलग अलग है। मगर अगर हम अपनी सोच अगर एक जगह रखें, स्थिर रखें, तो स्थिर सोच रखने से हमें उसका आगे फायदे मिलने वाले हैं। इन फायदों को न सोच के आदमी अपना प्रेजेंट टाइम देख रहा है कि आज मतलब नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है। सर एक मिनट, 2 दिन नहीं मिल रहे तो उसका खाना आपके घर से तो जाएगा नहीं, वो आदमी परेशान होगा। उनकी परेशानी पर मत सवाल उठाइए। मुश्किल यह है कि परसों आप मुझे मालपुआ खिलाएंगे, इसलिए आज 2 दिन मैं भूखा रह जाऊं। नहीं भूखा देखिए नहीं रहना चाहिए, आदमी भूखा क्यों रही है, तो ये जो जिम्मेदारी सरकार की, आदमी भूखा न रहे। तो यही जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाए ना सर। आपने नोटबंदी कर दी, लेकिन नोट पहुंचाने का मैकेनिज्म नहीं था आपके पास। सरकार वचनबद्ध है, सरकार इसके लिए वचनबद्ध है कि किसी को परेशानी न हो। क्या जिनको सैलरी नहीं मिल पा रही है उनको सरकार पैसे भेज देगी 1-2 दिन में? उनके दरवाजे पर गाड़ियां होंगी पैसे लेके। तो 1 तारीख के बाद आने पर सैलरी किसको मिली, किसको नहीं मिली? कई कंपनियों में नहीं मिली। जो मजदूर बेरोजगार होकर लौट गए अपने गांव में, उनको महीने का खर्च सरकार भेज रही है क्या, बताइए? मजदूर को सरकार कहाँ भेज देगी? सर आप तो सरकार के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर रहे, आप व्यापारी की तरह बात ही नहीं कर रहे हैं, आप सरकार के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, इसलिए आप इस सवाल का जवाब दीजिए। जो मजदूर अपने गांव लौट गए, क्या उनको महीने का खर्च कल सरकार भेज रही है? नहीं, सरकार को भेजेगी पैसा उनको। क्यों? सरकार नोट बंद कर देगी, सरकार बैंकों में पैसे उपलब्ध नहीं करवाएगी, सरकार के पास नोट बांटने का कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, लेकिन सरकार लोगों तक पैसे नहीं पहुंचाएगी। नोट बांटने का सरकार के पास मैकेनिज्म है, मगर अब लोग कर क्या रहे हैं कि नोट किराए पे लोग नोट बदल रहे हैं। आज एक आईडी पे ये पकड़ना सरकार का ही काम था ना। नहीं, पर सरकार जब आपके पास मैकेनिज्म नहीं था, सब काम सरकार ही करेगी तो पब्लिक क्या करेगी? तो आप जाके नोट पकड़ेंगे क्या? जाके पकड़ के दिखाइए। भाई ये तो आप सब लोग, सरकार का ही काम है। जो काम सरकार का है वो सरकार ही करेगी, वो पब्लिक क्यों करेगी? और जब सारा काम पब्लिक ही कर लेगी, सर 1 मिनट, जब सारा काम पब्लिक ही कर लेगी तो हम सरकार क्यों चुनेंगे? फिर जरूरत ही नहीं है सरकार की। को भी सरकार सपोर्ट, काला धन हम ही पकड़ लें। सुनिए, नोटबंदी के बाद जो अराजकता पैदा हुई उसे हम ही संभाल लें, जो भूख से मर रहे हैं उनको हम ही रोटी पहुंचा दें। जब सारा काम हम कर लें तो हम क्यों सरकार चुने? देखिए, सबका साथ तो सरकार की जरूरत नहीं। सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी ने होगा। नारा मंचों के नारे आप भी बचपन से सुनते आ रहे हैं साहब, इन नारों का कोई मतलब है? सबका साथ जरूरी है ना, किसी भी चीज में। किस मसले में साथ दें हम? हर चीज। भुखमरी में साथ दें? जिनके बच्चों का इलाज नहीं हो रहा है उनमें साथ दें? क्या करें बताइए? ऐसा कहीं कहीं पे है। जो मजदूर बेरोजगार होकर लौट के, उनके साथ हम भी बेरोजगार होकर लौटे, बताइए क्या साथ? ऐसा कहीं कहीं पे है, मगर ये कुछ दिन की समस्या है। इस समस्या को हमको आपको लड़ना है समस्या से। ठीक है। आज गिरधारी लाल जी हम आपके पास आ रहे हैं, एक दर्शक हैं लखनऊ से हमारे साथ। गिरधारी लाल जी स्वागत है आपका, बोलिए सर। हेलो जी सर बोलिए। हाँ, ये व्यापारी महोदय जी से हम कमल जी से पूछना चाहते हैं जी कि आपने जो कहा है कि हम लोग 4 महीने के बाद फायदा हो जाएगा, तो इनसे पूछिए जो छोटे मजदूर हैं, जो डेली मजदूरी करते हैं, जो खोंचे वाले हैं, सिलाई की दुकान वाले, छोटे छोटे दुकानदार हैं, ये कितना कमा के रख लेते हैं जो 4 महीने तक इनका खर्चा चल जाएगा? इनके घर में 2 दिन में तो चूल्हा बुझ जाता है, और ये बता रहे हैं कि 4 महीने में सब ठीक हो जाएगा। जब तक उनका क्या होगा, वो क्या खाएंगे? क्या सरकार ने व्यवस्था की इनके लिए? नहीं, जो 70 के करीब लोग मर गए, क्या सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था की? वैसे ही जी, वही मैं पूछ रहा हूँ। वैसे ही लोग भूख से मर जाएंगे। सरकार कहेगी भाई देश बदल रहा है, बदलने के लिए देश बदल रही है, नोट बदल रहा है। केवल नोट क्या, बस इन्हीं गरीब लोगों के पास ही सारा काला धन था जो सरकार ने इकट्ठा कर लिया है। और हर बार कुर्बानी की उम्मीद आम आदमी से ही की जाती है। जो गरीब जनता है वही मरे, जो मालदार लोग हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं होती। तो ये मतलब उनका एनपीए घोषित किया जाता है और कुर्बानी गरीब देता फिरे। गिरधारी लाल जी, मतलब हुआ कि गरीबी नहीं हटाई जा रही, ना काला धन दूर किया जा रहा, केवल गरीबों को हटाया जा रहा है। जब गरीब ही नहीं होंगे तो गरीबी और काला धन अपने आप समाप्त हो जाएगा इनके हिसाब से। नहीं, काला धन पर तो 50-50 का खेल कर ही लिया। सर 1 मिनट, काला धन पर तो इन्होंने 50-50 का खेल कर ही लिया।
लिया उसके बाद मर रही है गरीब जनता जिसके पास खाने को नहीं है। ये तो सीधी सी लाइन है कि राजा का है चोर में हिस्सा आधा आधा, राजा का है चोर में हिस्सा आधा आधा, जो काला है वही सफेद है आधा आधा। नाहिद अकील जी आपके पास आएंगे। नाहिद जी कुछ कहना चाह रही हैं। नाहिद जी बोलिए। मैं ये कहने चाह रही थी कि जो व्यापारी महोदय कम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे अगर मैं सवाल करना चाहूँ कि इनकी कौन सी बातें पूरी रही। इन्होंने कहा 100 दिन में काला धन देश को वापस कर देंगे। उन्होंने कहा 10 सर कोई लाके देगा, 100 सर लाके दूंगा, सबका साथ सबका विकास। तो इन्होंने कोई वादे तो पूरे किए नहीं। तो ये 50 दिन में ये कौन सा वादा पूरा करेंगे? इन्हें सिर्फ ये मैं बता दूं, अगर छोटे में कहूं तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव को इन्होंने अपने मन से, या इनके सलाहकार ने मोदी जी के कहा कि वहां मायावती पैसा दबाए रखती हैं, क्योंकि उनका खुला चलता है कि वहां पैसा लेके ही टिकट मिलता है। वहां चुनाव होने वाले हैं, अगर आप इस तरह का हिट करेंगे तो आपके प्लस में सारा चला जाएगा। और ये दांव इनका पड़ गया उल्टा। सीधी बात यह है, इन्होंने गरीबों पे कोई होमवर्क किया नहीं। आपके पास मशीन जो है नोट छापती है, उसकी कैपेसिटी 11 करोड़ की है और 21,000 करोड़ नोट छापने हैं देश में एक लेवल पे लाने के लिए। फिर आप कहते हैं काला धन। जब आपने 2000 की बड़ी नोटें ला करके डाल दी, तो आप बताइए कि इनके पूंजीपति लोग उसको इकट्ठा करके नहीं रखेंगे? इतनी पतली नोट, अगर जैसे कि रामदेव शुरू से चिल्ला रहे थे, वो आते मैदान में कि मोदी जी आपने ये क्या कर दिया, आप खाली 100, 50, 2 रुपया 1 रुपया के नोट रखते। लेकिन इस पे तो इनके मुंह से कभी भी बात नहीं निकलती। ये लोग सिर्फ क्रीम खाना जानते हैं। और हिंदुस्तान के जो 70% गरीब लोग गांव में रहते हैं, उनसे इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। और बड़ी हंसी आती कि आज पूंजीपतियों की सरकार वो बात कर रही है गरीबों की। जो अभी पिछला लोकसभा चुनाव करोड़ों में एक एक रैली होती थी, वो रैली करके आए हैं। आज आप 2 पैसे की बात कर रहे हैं। 4 महीने फाका करके कटेगा लोगों का। कि मोदी जी जरा सच सच बताना, लाइन लगा आप के मर गए, व्हाइट मनी से चुनकर आए थे क्या? 302 का हो। ये भी एक वायरल हुआ है। क्या आप व्हाइट मनी से चुनकर आए थे? चलिए जगदीश, ये सच ईमानदारी से बता दें कि जगदीश सिहाग जी हम आपके पास आएंगे। आप लोग रोजाना बैंक देख रहे हैं सर, किस तरह के लोग पहुंच रहे हैं बैंक में? कितने परेशान हाल लोग हैं? किस मुश्किलों के साथ पहुंच रहे हैं बैंक में लोग? ऐसे ही बैंक में जनधन के अकाउंट खोले गए थे, 2 साल से जिन खातों में कोई पैसा जमा नहीं हुआ, आज उन खातों में 45, 50 हजार रुपए आ रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पैसे नहीं है। कोई गरीब आदमी 45-50 हजार घर में रखता नहीं, कोई नहीं रखेगा। एक घर में 3 अकाउंट है, 4 अकाउंट है, सभी के खातों में इतना आ रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है? इसी के कारण ज्यादा अफरा तफरी हो है। जेन्युइन जो ट्रांजैक्शन है उनके कारण कभी अफरा तफरी इतनी नहीं होती। ठीक है, प्रॉब्लम आती है, वो करेंसी की देखो विड्रॉल की लिमिट है, करेंसी छपने में भी टाइम लगता है। लेकिन जब एकदम से वो ज्यादा आया है, उसके कारण ज्यादा हुआ है। और जो लगता है भ्रष्टाचार की मुखालिफत के लिए जिस अभियान को छेड़ा गया, बताया तो कम से कम यही गया था, वो पूरा अभियान ही करप्शन का शिकार हो गया है। इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। और अभी एक खबर भी आई थी, नहीं, तो उससे भी बड़ी खबर है, देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने जमा करने नहीं जाती, जिला स्तर पर जमीन खरीदी है। औरतें कितनी मारी गई हैं। उन्होंने पतियों से छुपा छुपा करके पैसा रखा था, उनके हस्बैंड ने जब पैसा निकला तो मारा है उनको। अच्छा, ये दुखद है। खैर, ये तो मसला ही अलग है। आप कह रहे हैं कि जनधन योजना में निकल आया। जनधन आप योजना में देखिए कि नोटबंदी से ठीक पहले देश भर में बीजेपी ने हर जिले में, बीपीएल भी घट जाएगा देश में, हर राज्य के हर जिले में बीजेपी ने दफ्तर के लिए जमीन खरीदी है, नोटबंदी से ठीक पहले। ये बड़ा खुलासा होगा, देखिएगा। खैर, कहां से आया पैसा बताइए। कमल कुमार श्रीवास्तव जी ही सरकार के प्रवक्ता के तौर पे बोल रहे हैं, बताइए सर। प्रवक्ता के तौर पर मैं बोल रहा हूँ। मैं आज जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मैं तो सभी के लिए बोल रहा हूँ। आज जिस दुख में हम, उस दुख में सब लोग हैं। आज उस दुख का सामना हमको करना ही करना है ना। और जो भी कुछ सरकार ने किया वो हमारे यहाँ पे किसी ने नहीं किया। सरकार ने जो किया है, ये मोटा मोटा रुपया सिर्फ निकालने के लिए किया है।
अगर आज मोटा रुपया निकलता है तो ये आगे रुपया अपने काम आएगा कि एक नहीं बात आएगा? बताइए, एक बात आदमी को इस बात जानकारी नहीं एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं हम। छोटी सी कहानी ये है कि भाई किसी राजा के यहाँ कंप्लेन गई कि हुजूर बड़ी चोरी हो रही है। पहली कंप्लेन गई, राजा जी सो गए। दूसरी कंप्लेन गई, तीसरी गई, ऐसे करके जब 10वीं कंप्लेन गई तो राजा जी परेशान हो गए, यार मेरी नींद में ये लोग खलल डाल रहे हैं। तो राजा ने कहा कि भाई इस राज्य में जितने लोग हैं सबकी पीठ पे 100-100 कोड़े बरसाओ। लोग परेशान, भैया हमारी पीठ पे क्यों बरसाओगे भैया? तो राजा ने कहा कि जब सबकी पीठ पर कोड़े बरसेंगे तो उनको भी तो चोट लगेगी जिन्होंने चोरी की है। ये इंसाफ है क्या? इंसाफ तो नहीं है ये, हम इसको इंसाफ नहीं कहेंगे, हम इसको इंसाफ नहीं कहेंगे। मतलब 8% काला धनियों के लिए आपने 100% देश के लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, लाखों लोग रोजाना धूप में खड़े हो रहे हैं, लाइन में खड़े लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, बेटियों की शादियां रुक गई, महज 8% लोगों के लिए ये तो 100% की पीठ पर कोड़े बरसा दीजिएगा। पहले प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा हुआ था इसमें दिक्कत सबको आने वाली है। हाँ, ये तो पहले उन्होंने कहा हुआ था। हाँ। जब वो 8% लोग, वो लोग कौन से 8% हैं? आज उन 8% लोगों के लिए अगर 125 करोड़ लोगों को परेशानी आ रही है तो इसमें हमको आप उसको निकलना चाहिए क्या उनका? 2.5 साल में हिंदुस्तान में रहे हैं। अगर 800 लोग 8% लोग, बस उन्होंने कह दिया दिक्कत झेल लेंगे, वो क्यों नहीं आते हमारे साथ दिक्कत झेलते? नहीं 8% लोग आप कह रहे हैं, आपका 8 हमने आपकी बात मान लिया कि 8% लोगों के लिए इतनी बड़ी दिक्कत हो गई। अपनी 84 साल की माँ को खाली पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए उन्होंने बैंकों में लाइन में लगा दिया, अपनी माँ के भी वो नहीं हुए। भाई आज 8% लोगों ने पूरे देश को परेशान कर रखा हुआ है। हाँ, हाँ। उन्हीं नहीं, 8% लोगों ने परेशान किया या नहीं किया ये अलग परेशानी हो गई ना। सरकार के फैसले ने तो परेशान कर दिया। नहीं ये परेशानी सरकार के फैसले ने परेशान किया। नहीं, सरकार के उन 8% को आप पकड़ सकते थे। सरकार ने फैसला उन 8% लोगों के लिए लिया। आपके पास फैसला लेने के पहले सरकार ने ये बात कह दिया इसमें सबको आने वाली है। इसमें हमें छोटे तबके लोगों का साथ चाहिए। ये किसने अधिकार दिया? सर 1 मिनट, ये अधिकार सरकार को किसने दिया है कि मेरे अकाउंट से ही मुझे पैसा निकालने से वो रोक दे बिना किसी अपराध के? भारत के किस कानून के तहत भारत के वित्त मंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने लिमिट तय कर दी कि मैं अपने अकाउंट से 24,000 ही निकालूंगा या 4,000 ही निकालूंगा? कौन होता है प्रधानमंत्री ये कहने वाला? अकाउंट मेरा, कमाई के पैसे मेरे। होता कौन है वो, ये बताइए। देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है, आप जो चीज कह रहे हैं एकदम सही है, मगर उतना पैसा सरकार के पास होना भी चाहिए देने के लिए आपको। पैसा आज जब सरकार मतलब पैसा मेरा है। देखिए पैसा आपका है ही नहीं भाई, पैसा आपका ही है, मेरी कमाई के पैसे हैं भाई, आपकी कमाई के पैसे। मगर सरकार सहयोग मांग रही है आपसे ना कि आप 50 दिन के लिए हमारा सहयोग आप करिए। सहयोग अगर मांग आप कहाँ 50 रहे दिन हैं? के लिए- ना, आपने सहयोग कहाँ मांगा है? आपने हम पर प्रतिबंध लगा दिया है, अपना फैसला हम पर थोप दिया है। तो ये बात आप हम पे लाठियां गिरवा रहे हैं। सहयोग चाहिए। नहीं, सहयोग नहीं मांगा। सहयोग ऐसे नहीं मांगा जाता है सर। ऐसा ही सहयोग ऐसे 50 दिन हमारी रोटी बंद करके आप सहयोग क्या मांग रहे हैं? आपने बंद कर दिया, आपने बंद कर दी हमारी रोटी। भाई 50 दिन का ही सहयोग मांगा। अगर 50 दिन सहयोग नहीं कर सकता आदमी। कमल जी ये सहयोग नहीं 50 दिन का ही सहयोग मांगा है। ऐसे जी पब्लिक ठीक है जी। हाँ जी, लेकिन हमारे पास बैंक में जो पब्लिक आती है 90% पब्लिक इस फैसले से खुश है। अच्छा, वो आपसे कहते हैं क्या वो लोग? बिल्कुल कहते हैं, बातचीत होती है। और इवन हमारा जो स्टाफ है रात को 10-10, 11-11 बजे तक कंटिन्यूस काम कर रहा है। लेकिन हमें काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। वो तो मालूम है सर, हम भी बैंक कर्मियों से बात करते हैं। हम देश के लिए कर रहे हैं। हम भी बात करते हैं बैंक कर्मियों हम देश के लिए कर रहे हैं। कई बार बाइक चला चुके हैं बैंक कर्मियों की। हम भी क्षेत्रीय लोग हैं, हम भी कोई हमारा कोई इतना लंबा सर्किल नहीं है। जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं हम, आज हम भी सिर्फ कानपुर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो जहां तक हमारी सोच है ये, हमारे बाजार में प्याज पल्लेदार हैं। अच्छा, जो लोग कॉल कर रहे हैं, करने वाले हैं, जो लोग कॉलर्स हमारे जुड़ रहे हैं, वो क्या भूटान के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, खालिस्तान के? परेशानी देखिए हम ये कहाँ वो हिंदुस्तानी नहीं है। अगर थोड़ी सी परेशानी आदमी को अगर थोड़ी सी 19-20 अगर दिक्कत आदमी को है तो वो आदमी को बर्दाश्त करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? हम भूख से क्यों मरे उनके फैसले के लिए? हम हार्ट अटैक से क्यों मरे? हम अपनी बहन की शादी क्यों टाले? अगर आप भूख से मर रहे हैं तो आप प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आए? सर 1 मिनट, आपने कल आप विजय माल्याओं को नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपकी नाकामी है। इसकी वजह से हम अपनी बहन की शादी क्यों टाले? मान लिया, हमने आपकी बात सब मान लिया। आप प्रोटेस्ट करते कल आपने क्यों नहीं किया? आपने प्रोटेस्ट जो भूखे जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा, जो जिनको कुछ नहीं है, फोन कॉल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं है क्या? प्रोटेस्ट का मतलब झंडा उठाना है, नारे लगाना है। भाई सरकार जो देखे ना, इस देश ने प्रोटेस्ट का यही मतलब समझा, सड़कों पर उतर के गाड़ियों के शीशे तोड़ मालूम पड़े आदमी को ना,
प्रोटेस्ट आज हो गया। सिर्फ जन आक्रोश दिखाने के लिए आपने ठीक झंडे है। निकाल दिए। ठीक ये है, ठीक है। कोई ना- वो नहीं है। ठीक है, ठीक है। जब हम इनके पास आएंगे, राकेश भान जी, हम आपके पास आ रहे हैं। राकेश जी, नाहिद अकील जी, हम आपके पास आ रहे हैं। नाहिद जी, हम आपके पास आ रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे राकेश भान जी के पास। 31 रुपए 69 पैसे भारतीय रुपए के हिसाब से 31 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर इस समय पेट्रोलियम हिंदुस्तान को मिल रहा है। हम बेच रहे हैं 69 रुपए। 69 रुपए, 32 रुपए में खरीद रहे हैं, 69 रुपए में बेच रहे हैं। जिस वक्त हम 47 रुपए में खरीद रहे थे, उस वक्त हम 68 रुपए में बेच रहे थे। तब कहा जाता था कि बहुत महंगाई, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। 41 रुपए खरीद के जब 68 बेच रहे थे तो बहुत महंगाई दिखती थी। इस समय हम 32 रुपए में खरीद के 69 बेच रहे हैं, महंगाई की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। 120 रुपए किलो दाल, महंगाई की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। जेब में रुपया नहीं, महंगाई की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। तमाम चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, रुपया रसातल में है। अब यह चर्चा क्यों नहीं हो रही है? नाहिद जी, आप सुन पा रही हैं? देखिए जी। जो गरीब आदमी है जी। वो लगातार, हाँ मैंने सुन लिया, बोलिए। और चर्चा हो रही है। गरीब लोग परेशान है, लेकिन परेशानी ये है कि इन्होंने अगर देश के कुछ चैनल को छोड़ दिया जाए तो इन्होंने सारे चैनल खरीद लिए हैं जो दिन भर सिर्फ मोदी मोदी करते। देखिए जी। जो गरीब आदमी है जी। वो लगातार, हाँ मैंने सुन लिया, बोलिए। और चर्चा हो रही है। गरीब लोग परेशान है, लेकिन परेशानी ये है कि इन्होंने अगर देश के कुछ चैनल को छोड़ दिया जाए तो इन्होंने सारे चैनल खरीद लिए हैं जो दिन भर सिर्फ मोदी मोदी करता रहे, उसके अलावा कोई देश की हकीकत लोगों तक ना पहुंच पाए। आप देखिए कि इनका काम जब से ये 2.5 साल हुए हैं मुद्दे को डाइवर्ट करना है। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, कौन सा विकास हो गया? इन्होंने स्लोगन पे काम किया, लेकिन आज बताइए महंगाई चरम पर है, युवा सारे बेरोजगार हैं, देश में रोज सैनिक मारे जा रहे हैं, पैसे की कीमत गिर गई है, पेट्रोल इनके जमाने में महंगा हो गया है। तो ये सिर्फ जब एक मामला हो जाता है तो दूसरा ला करके लोगों का जहन डाइवर्ट कर देते हैं। शुरुआती दौर में इन्होंने 1 साल खेला, घर वापसी का, फिर लव जिहाद कर लिया, फिर इखलाक आ गए। अब जब वो काम निकल गया, दूसरा सवाल लोग करने लगे तो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक से निपटे, उत्तर प्रदेश में चुनाव आया तो इन्होंने सोचा पूरे देश को खाली एक ही चीज कार्टून बना दो, एक ही चीज में लगा रहे, वो बैंकों के सामने लाइन में लग करके भीख मांगता रहे। तो ये देश को गंभीरता से देश सोच रहा है। आप देखिएगा, ये चाहे जितना जो लोग रोजाना 100-200 बातें करते रहे, 50 दिन बिना रोजगार के नहीं रह सकते। प्रदेश में इनका सफाया हमारे आपकी होना सुविधाजनक निश्चित स्थिति है, उनके बारे में सोचिए, रेहड़ी पटरी वालों के बारे में, रिक्शा वालों के बारे में भी सोचिए, वो भी इसी देश के लोग हैं सर। ये क्रीम खाते हैं, इनसे पूछिए कि वो कितना तकलीफ उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जनता हमेशा थोड़ा तकलीफ उठा ले, थोड़ा तकलीफ उठा दे। कब तक जनता तकलीफ उठाएगी? नहीं, जनता तो हम लोग तो देश के लिए हमेशा कर ही रहे तकलीफ ही उठाती हैं, रही देश है। के लिए हमारा तो पूरा योगदान है ही है। जनता ने कब मजे किए हैं इस मुल्क में? जनता हमेशा उठाती रही, आते तकलीफ उठाती रही जनता। इस मुल्क में जनता ने कब मजे किए हैं? तकलीफ तो जनता जनता ही ने कब मजे किए? राकेश भान जी के पास चलेंगे। राकेश भान जी, नाहिद जी ने भी मैं कुछ बातें कही। बताऊं? क्या ये सरकार इवेंट मैनेजर की तरह काम कर रही है? हर कुछ दिन के बाद एक इवेंट कर लो, घर वापसी का इवेंट, दाल की महंगाई पर चर्चा नहीं हो पाई, घर वापसी का इवेंट आ गया। लव जिहाद का इवेंट आया, तब प्याज काफी महंगा हुआ था, सब्जियां महंगी थी, कोई चर्चा नहीं हो पाई। दाल तो आज भी महंगी है, सब्जी भी महंगी ही है। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक का मसला आया। हम कहीं भी देश के मुद्दों पर रोजगार के अवसर तमाम घटते जा रहे हैं। जैसे ही ये मूडीज की रिपोर्ट आई कि रोजगार देने के मामले में भारत की मौजूदा सरकार अब तक की सबसे फिसड्डी सरकार है, सर्जिकल स्ट्राइक आ गया, एक नया इवेंट आया। उसके बाद अब जब आम आदमी चौतरफा परेशान है तो नोटबंदी, फिर कोई अगला इवेंट आएगा। इवेंट मैनेजर की तरह काम कर रही है क्या सरकार?
असली मुद्दों पर बहस न हो, इसके लिए इवेंट चाहिए। राकेश भांजी, राकेश भांजी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, राकेश भांजी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। आप ही से हम शुरू कर रहे हैं। कमल कुमार श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल ये आप ही से होगा, क्या ये सरकार एक इवेंट मैनेजर की तरह काम कर रही है? आम आदमी के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, हर कुछ महीने बाद एक नया इवेंट सामने हो रहा है। भाई हमें लगता है कि हमारी आपकी सोच है ये नहीं, हमारी आपकी सोच नहीं है। सरकार जो भी कर रही है हमारे यहाँ नहीं कर रही है। मूडीज कह रहा है कि भारत में रोजगार ओरिएंटेशन के मामले में ये अब तक की सबसे फिसड्डी सरकार, ये हमारी आपकी सोच नहीं है, ये मूडीज है। वो आपके देश से बाहर की एजेंसी है, दुनिया की सबसे भरोसेमंद एजेंसी मानी जाती है, और उसकी रिपोर्ट के बाद ही दुनिया के बड़े निवेशक आपके देश में आते हैं, ये भी सच्चाई है। मूडीज का कहना है कि रोजगार देने के मामले में अब तक की सबसे फिसड्डी, तो ये हमारी आपकी सोच नहीं है, हमारी तो कम से कम नहीं है। भाई यार 2.5 साल में किसी को इतना हम किसी के लिए नहीं बोल सकते कि ये 2.5 साल में, अभी आज 2.5 साल ही हमारी सरकार को भी आया हुआ है। आज सरकार अभी अपने पूरे लक्ष्य पहुंच भी नहीं पाई है, हमें ऐसा लगता है। कितने साल में पहुंचेगी? आधा समय तो निकल गया। 50-50 का खेल तो इन्होंने कर लिया। भाई 50-50 खेल तो चलिए हो गया। 50 अच्छा, 50 आधा सफेद आधा काला तो कर लिया ना। 50-50 खेल के बाद आप देखो बैंकों में आज क्या स्थिति बैंकों में है। बैंकों की स्थिति से हम आज क्या पैसा करें? बैंकों में पहुंचे नहीं पहुंचेगा। बैंकों की स्थिति से आज हम क्या बैंकों ने करें? अपनी ब्याज दरें घटाई नहीं घटाई? क्या बात कर रहे हैं आप? फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? बैंकों के ब्याज दर से नुकसान आपका हो गया, आप क्या बात कर रहे हैं सर? फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर घटने जा रहा है। घटने दीजिए ना। ब्याज घटने के बाद आम आदमी का नुकसान है, फायदा कहाँ है? बैंक को फायदा है। भाई पब्लिक को फायदा मिलना चाहिए ना। आज आम आदमी पब्लिक को कहाँ मिल रहा है? उसको तो मिलेगा। नुकसान हो गया। भाई आज गरीब आदमी अगर आप बैंक में जाता समझिए है लोन चीजों को, लेने के आपने जो लिए, फिक्स डिपॉजिट किया है ना, उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा था अब उससे कम मिलेगा, तो आपका तो नुकसान है। क्या फायदा है आपका? भाई तो हमें ठीक है। हमने और बैंकों के फायदे से हमारा आपका क्या लेना देना? हम क्या करें? उस आदमी का जो इस दफ्तर के बाहर अभी रिक्शा खींच रहा है, बैंकों को मुनाफा हो गया, भाई इससे उसका क्या आज होना है? वो बैंक से कम ब्याज दर में बैंक रिक्शा निकाल के अपना ऑटो रिक्शा ले सकता है। वो नहीं, वो कम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? वो कम नहीं हुआ है, पूछिए ना, बगल में बैठे हैं। बैंकों को ऐसे है जी, इसमें फायदा वाली बात नहीं है। बैंकों ने पास ऑन कर दिया है लोन के पे। हाँ, जो ऋण लेके अपना रोजगार कर रहा है, कोई फैक्ट्री तो ऋण पर कहाँ आपने ब्याज दरें घटाई हैं? बिल्कुल ये शॉर्ट टाइम है ना, अभी तो अभी घटाई नहीं है। हवा वाली बातें मत कीजिए। इंटरेस्ट नहीं घटी, अभी तक तो नहीं घटाई गई। एक ही दिन में फैसले नहीं होते। तो प्लान आपके पास आया है क्या? मेरे पास प्लान नहीं है। आप कैसे बता आज सकते हैं? पैसा आने के बाद सरकार ही करने वाली है। नहीं, कैसे आप जानते हैं कि करने? सरकार ने तो नहीं कहा, हमारे वित्त मंत्री ने ये बात नहीं कही है। आपके पास ये कैसे खबर है कि सरकार ब्याज दरें घटाने वाली है कर्ज पर? नहीं, प्लान में सरकार के ये है, अब नहीं है। आप कह रहे हैं सरकार प्लान में नहीं है ये। सर, आज पैसा बैंक क्या करेगी? बेसिक चीजों को जान लीजिए। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनसे ब्याज की दरें तय होती हैं। इस मसले पर तो हमारे वित्त मंत्री हमारे उर्जित पटेल अभी तक तो कुछ कहा ही नहीं है। नहीं, आजकल जो ऋण पे ब्याज की दरें तय हो रही है वो रिपो रेट और रिवर्स रिपो पे नहीं हो रही है। हाँ। वो MCLR पे हो रही है। MCLR पे ही हो रही है। MCLR कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे जो है उसी के हिसाब से ऋण पे होगी। हाँ। अब कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम आएगा, ऋण पे ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ये बैंकों में अब ये MCLR लागू हो चुकी है, सिस्टम में आ चुकी है। हाँ। कब तक आप कहिए, उस दिन फिर हम आपके स्टूडियो में बैठाएंगे, कब तक ये ब्याज दर कम हो जाएगी? आपको बहुत जल्दी आपके पास बहुत जल्दी न्यूज आने बहुत वाली है। जल्दी तो हम 69 सालों से इस देश में सुन ही रहे हैं। आप बताइए ना। अब 5-10 दिन इंतजार कीजिए। 10 दिन बाद हम फिर आपको बैठाएं। बिल्कुल ब्याज दर घट जाएगी? बिल्कुल घट जाएगी। पक्का इनका ये बयान रिकॉर्ड करके रखिए, हम दर्शकों को सुनाएंगे बिल्कुल ब्याज दर कब घटती है। ठीक है। वैसे अभी तक रिजर्व बैंक ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, हमारे वित्त मंत्री को भी इस बात की खबर नहीं है। रिजर्व बैंक कंट्रोल नहीं करते रेट में। आजकल मार्केट में ओपन छोड़ दिया है। हाँ। जब कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम आएगा तो बैंक अपना उसी हिसाब से बैंक अपना खुद कर लेते हैं। वो ठीक है, बैंकों की अपनी प्रतिस्पर्धा है। कम अगर हो जाए ब्याज दर तो हम आपको जरूर बताएंगे, और उस दिन हम होना चाहिए, होगा। उस दिन हम फिर बैठेंगे। राकेश भांजी, आप सुन पा रहे हैं हमें? राकेश भांजी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नाहिद अकील जी, हम आपके पास आ रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट की एक बात आई, ये सरकार हर तीसरे महीने एक नया इवेंट छेड़ रही है। जो लोग प्याज की माला पहन के दिल्ली में प्रदर्शन किया करते थे, हमने टीवी पर वो तस्वीरें भी दिखाई हैं, आजकल वही लोग सत्ता में हैं। अब उन्हें महंगाई नहीं दिख रही है,
कटोरियों में दाल लेके जब डॉक्टर हर्षवर्धन मंडावली में घूम रहे थे, मैं वहां मौजूद था उस बाजार में, वो मुस्कुरा रहे थे देख के, और कटोरी में दाल थी। 60 रुपए 70 रुपए दाल उन्हें बड़ी महंगी दिखती थी, आज वो दाल 150 के करीब है। अब डॉक्टर हर्षवर्धन उस इलाके में नहीं दिखते हैं। हाथ में कटोरी है कि नहीं पता नहीं, अब तो बड़ा कटोरा हाथ लग गया है, कटोरी लेके क्यों रोड पर आएंगे। रोजगार के अवसर घटे, महंगाई बढ़ी, पेट्रोल की कीमत में आग लगी। इन तमाम मुद्दों पर बहस ही नहीं हो पा रही है, कोई चर्चा ही नहीं हो पा रही है। हर तीसरे महीने एक नया इवेंट इस देश में खड़ा हो जा रहा है। नाइक जी, देखिए, ये और सभी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी को इससे सीख लेनी चाहिए कि प्रशांत किशोर ने इनको इवेंट मैनेजमेंट की शिक्षा दी और ये जीत करके आ गए। उसके बाद इनकी ऐसी आदत पड़ी कि हर 3 महीने पे इन्होंने इवेंट लाना शुरू कर दिया। और देश को आप बताइए कि एक ढांचा होता है, देश का एक सिस्टम होता है, उस तरह से चलते हैं। लेकिन जिन जिन बातों को इन्होंने कहा, वो एक विदेशों से पढ़ करके लोग आ जाते हैं और इनको एक नया फॉर्मूला दे देते हैं। तो इनका मकसद देश से कोई नहीं है, गरीब जनता से इनका कोई मतलब नहीं। आप अगर देखें, रिकॉर्ड देख लीजिए, मोदी जी की विजिट देख लीजिए, इन्होंने कुछ लोगों को खरीद करके ये कह दिया है कि हर प्रदेश में तुम धीरे धीरे इस तरह की बातें करते रहो कि मोदी जी वहां से एक कुछ बड़ा। ठीक, अब वक्त हमारा खत्म हो रहा है। देखिए, वक्त खत्म हो रहा है, हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सहयोग कीजिए, पूरा देश सहयोग में लाइन में खड़ा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने प्रधानमंत्री का सहयोग किया, किसी ने पुतला फूंक दिया, किसी ने बैंक में ताले लगा दिए, किसी ने एटीएम के ऊपर शटर गिरा दिया, किसी ने नहीं किया। सहयोग तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, जो लोग लाइन में खड़े होकर मर गए, उनके परिजनों की भी तो मदद कीजिए। जो मजदूर अपने गांवों लौट गए, आप भी तो जरा उनकी मदद कर दीजिए। जिस देश में जहरीली शराब पीकर मरने वालों के परिजनों को मुआवजा मिल जाता है, उस देश में बैंक की कतार में खड़े होकर मरने वालों को मुआवजा क्यों नहीं मिला? आप भी तो जवाब दीजिए। आप जवाबदेह हैं, क्योंकि आप लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं। सदन से चुपचाप भाग सकते हैं, देश से नहीं भाग पाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद अकील जी, जगदीश सिहाग जी, कमल कुमार श्रीवास्तव जी, राकेश भान जी, आप सबका